एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था कि गार्ड का फ़ोन आया कि सर किसी कॉलेज की लड़की आई है, कहती है मुझे मिला दो, मुझे काम है। क्या करूं मैं? मैंने कहा वापस भेज दो, कहो सब मसरूफ़ हैं। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी हुई थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया, ये गई क्यों नहीं? वो बोला सर बहुत शोर कर रही है कि मिलकर ही जाऊंगी वरना 5 बजे तक बैठी रहूंगी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा इसे मेरे कमरे में ले आओ। वो ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हो गया और उसे बैठने को कहा। उस पर नज़र डाली, सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म पुराना होने की वजह से प्लॉट माइल था। जूतों पर मट्टी थी और जो घर भी शायद आखिरी मराहिल में थे। देखने में लगता था कि बच्ची काफ़ी पैदल चलकर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने के निशानात। गर्मी और मिट्टी की वजह से बच्ची निहायत खूबसूरत थी। मौसम की तमाशा से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। या शायद दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके तो आ गई थी, मगर घबराहट की वजह से ऐसा ही था। मैं उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जो उसने शुक्रिया अदा किया और पी लिया। जी बेटा, क्यों फसाद कर रही है? क्या बात हुई है? मैंने पूछा। बोली सर मुझे पता चला है कि एनजीओ बच्चों की तालीम के खर्च उठाती है, इसलिए आई हूँ। मैंने कहा हर एनजीओ ये काम नहीं करती, बल्कि मखसूस इदारे ऐसा काम करते हैं। लेकिन क्यों? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं। मुझे हर हाल में अपना बीबीए मुकम्मल करना है और एमबीए करना है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे इस एनजीओ का पता दें जो पढ़ाई और फंड दे। इन दिनों बलूचिस्तान एजुकेशन इंडोरमेंट फंड का क़याम हो चुका था और उसका सेक्रेटरी मेरा पुराना दोस्त था। लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसलिए मैं उस बच्ची को वहाँ धक्के खाने नहीं भेजना चाहता। तो मैंने उस बच्ची से कहा तुम चाय पियोगी? उस अखबार ने सर हिलाया। मैंने चाय मंगवाई और बिस्किट भी मंगवाए। वो बिस्कुटों पर टूट पड़ी। चाय पीने के दौरान वो कहने लगी सर अगर आप मुझे सेमेस्टर की फीस दे दें तो मैं आपके ऑफिस में बिला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराने लगा। वो हल्फनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो बोली आईजीओ ऑफिस में होते हैं, अभी रिटायरमेंट ले ली है। कहते हैं मेरे पास जो था खर्च कर दिया, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि आईजी ऑफिस का बंदा ऐसा कहे ये कोई दो नंबरी होगी बच्ची की, वरना बाप ऐसा क्यों कहेगा। दूसरा मैंने सोचा ये बच्ची जज्बाती है, शुक्र है कि ये मेरे पास आई। अगर किसी और के पास खाते चल जाती तो शायद आमदन का कोई और जरिया सिखाता और इनकी आंखों की चमक अब खत्म हो जाती। बहाना बनाते हुए वो अपने साहब से पूछकर आता हूँ और तुम्हारे क्या मदद कर सकते हैं? मैं अभी तुझे बताता हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और उस बच्ची से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो बीबीए की फीस मुकम्मल करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू आए और मुझसे मिलें, साथ ही फ्रेश फेस स्लिप भी लाएं। तो वो खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर। इसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए और निखर कर सामने आ रही थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी कि शायद ये बच्ची कल आएगी और इसको मुझसे मिलवा देना। इसका कॉन्टेक्ट ले लो। मेरा ये पैमाना था कि अगर कल अपने बाप के साथ आती है तो ठीक, वरना जो दिल में आए करती फिरे। दूसरे दिन मैं 11 बजे ऑफिस आया तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि सर वो बच्ची 10 बजे से आप अपने वालिद के साथ हमारा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा उसे बुलाओ। उसका वालिद एक सुलझा हुआ पंजाबी उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारुफ पर पता चला वो किसी ओहदे पर एजी बलूचिस्तान में काम कर रहा था। यह उन दिनों की बात है जब क्वेटा के हालात खराब थे। स्कूलों में तराना तक नहीं पढ़ाया जा सकता था कि पाकिस्तान दुश्मन स्कूल पर कोई शरारत न कर दे। लिहाजा इन हालात में एक आखिरत को तरजीह देने वाले नॉन लोकल बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई मरतबा वो और उसका खानदान नौजवानी का मोहताज रहा। जल्द रिटायरमेंट इसलिए भी ली कि बड़ी बेटी की शादी करना थी। बेटे पढ़ते हैं, एक एमए करके डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीजों को नंबर देता है, मतलब चपरासी है।
जबकि दूसरा BA करने के बाद अब कोई छोटी मोटी कोशिश कर रहा है। उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि अब मजीद नहीं पढ़ सकता तो ये जिद कर रही है। ये अपने तौर पर MBA करके दिखाएगी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये कहती है कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगी। यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप इसलिए नहीं ले सकती, ना ट्यूशन है, ना ही हम किताबें खरीद सकते हैं, ना ही नेट, और जिसके पास तैयारी कर सके GPA कहाँ से आएगी। इसको कोई सहूलत मिले तो ही कोई काम भी हो। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, आप इसकी तालीम से बेफिक्र हो जाएं। इस बच्ची के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपने सेक्रेटरी के जिम्मे लगा दी कि इसकी फीस वगैरह अदा कर देना। दरमियान में एक मर्तबा सिर्फ MBA फाइनेंस के दाखिले फीस के लिए वो बच्ची आई और फिर एक साल तक सिर्फ एक मैसेज आता और हम इसकी फीस अदा करते थे। एक दिन वो बच्ची फिर आई, परेशान थी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ है? सर, 1.5 साल हो गया है मैं अपने बाकी खर्चे ट्यूशन पढ़ाकर पूरे कर रही हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर वो रोना शुरू हो गई। मेरे स्टाफ ने उसे दिलासा दिया तो बोली, बाबा ने तंग आकर लाहौर जाने का फैसला किया है, तमाम खानदान वहाँ शिफ्ट हो रहा है। वहाँ मेरा कौन होगा जो मुझे पढ़ाएगा? मैंने बाबा से कहा, मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ हॉस्टल में रहूँगी। अब ना मेरे और ना मेरे बाबा के पास हॉस्टल के पैसे हैं, और वहाँ अगर मैं चली भी जाती हूँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी 9 से 5 है और बाहर जाते वापस आते रात हो जाएगी। मेरे पास सवारी भी नहीं, आप मेरे हॉस्टल की फीस भी दे देंगे? मैंने उससे कुछ करने के लिए कहा, एक शर्त पर दूंगा, जैसे ही तेरी नौकरी लगेगी मेरी तमाम फीस हॉस्टल के पैसे वापस करोगी। वो बच्ची मान गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, जब कहा है तो बेफिक्र होकर पढ़ो। जब वो चली गई, शायद 2 साल बाद उसकी कॉल आई, सर आज रात टेलीविजन पर मेरा इंटरव्यू जरूर देखना। मैंने पूछा, अब क्या कर दिया? तो वो हंसी और कहा, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मुझे खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद पेश की। उसके बाद बोली, सर बस अब चली जाऊंगी लाहौर, तमाम उम्र आपकी मशहूर रहूंगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने कहा, बेटियां तो जाने के लिए इंसान पालता है, बस जहाँ रहो खुश रहो। कुछ अरसा कबल एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई। जब उठाई तो वही बच्ची थी। बोली, सर आपको पता है मेरी मंगनी है और लड़का नेवी में है और मेरी शादी के बाद हम कराची चले आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, दुआ दी, फोन बंद कर दिया। ये बच्ची कश्मीरी पंजाबी फैमिली से थी, लेकिन कुदरत के खेल देखो कि बच्ची ने अपना घर खुद मेहनत करके प्राइवेट मुलाजमत करके बनाया था। एक अच्छे सुलझे मोहब्बत करने वाले शानदार मुस्तकबिल रखने वाले बंदे ने उसे अपनी दुल्हन बनाया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अभी चंद माह ही गुजरे थे कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल ने मोबाइल वगैरह छीनते हुए मजहमत पर नौजवान को गोली मार दी। ये बच्ची अब बेवा हो चुकी थी, शायद उसकी उम्र 25 या 26 साल होगी। मुझे शदीद सदमा पहुंचा। खैर, जिंदगी के मामूलात में उलझता गया और उस दौरान 15 साल का अरसा गुजर गया। फरवरी की 12 तारीख को दोपहर का खाना खाकर लेटने लगा तो व्हाट्सएप पर घंटी बजने लगी। कॉल बरतानिया कोड दिखा रही थी। इतने में फोन बंद हुआ और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल है, कि आप मुझे पहचानते हैं? मैं चौंक पड़ा, क्योंकि शायद इन 15 सालों में जब बच्ची ने मुझे याद किया होगा, मुझे ये याद आती रही। एक अनजानी खुशी। मैंने उससे पूछा, बतूल जो क्वेटा में MBA कर रही थी? उसने कहा, जी सर, मैं वही बतूल बोल रही हूँ। आपको पता है, मुझे आप बहुत दिनों से याद आ रहे हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन किया, उन्होंने बताया आपको नौकरी छोड़े काफी अरसा गुजर चुका है। फिर मैंने उनसे आपका कांटेक्ट मांगा तो उन्होंने ढूंढ कर बताया। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये सब एक सांस में बोल गई। मैंने पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? बोली, सर इस वक्त इंग्लैंड में दुनिया के 5वीं बड़ी IT कंपनी में एक आला ओहदे पर काम कर रही हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है। और कहा, 11 साल की मेरी बेटी भी है। सर आपको पता है, जब मैंने पूछा था आपको पैसे कैसे वापस करूंगी तो आपने मुझे एक बात कही थी, वो अब भी बात करते हुए बहुत पुरजोश थी, बिल्कुल जैसे पहले दिन मिलकर MBA करने के लिए पुरजोश।
मैं शायद भूल चुका था। उसने कहा। मैंने कहा, याद नहीं मैंने क्या कहा था। बोली, सर आपने कहा था जब पैसे आ जाएं तो किसी और बच्चे को MBA करवा देना। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया, मुझ जैसा अय्याश इंसान ऐसे बात कैसे कर सकता है। शायद ये सोचकर खामोश रहा कि उस वक्त जज्बात के में कह दिया होगा। वो बोली, सर आपको पता है मैंने एक नहीं 5 नौजवानों को आला तालीम दिलवाई है, और एक नौजवान तो ऐसा भी था जिसने अपनी बहन की खातिर अपनी तालीम छोड़ दी। जब मुझे उस नौजवान के बारे में मालूम हुआ तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था जिसने हर क्लास में नुमाया पोजीशन ली थी। मैंने उसके क्लास फेलो से उसकी तालीम छोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि उसकी बहन की शादी थी, लेकिन इसके बाप के पास पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी की शादी की अरेंजमेंट कैसे करे, और ना ही जहेज खरीदने के लिए पैसे थे। मैंने उस नौजवान का पता पूछा और खुद उसके पास गई। मैंने उस नौजवान से कहा, तुम अपनी तालीम जारी रखो, तुम जैसे नौजवानों को हमारे मुल्क की बहुत ज़रूरत है। वो कहने लगा, मैडम मैं मजबूर था। जब बाप की परेशानी देखी तो अपने सेमेस्टर की फीस उसे दे दी, और उसके अलावा होटल में काम करने लगा। मैंने सोच रखा था कि बहन के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर लूँगा और उसके बाद दोबारा अपनी तालीम जारी रखूँगा, लेकिन जितनी तनख्वाह मुझे उस होटल से मिल रही है, इस तरह तो मुझे कई साल लग जाएंगे रकम इकट्ठी करने में। मैंने उस नौजवान से कहा, तुम अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद न रहो, तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, उस होटल में काम करना छोड़ दो। तुम्हारी बहन की शादी के तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं, वो मैं उठाऊंगी। उसके जहेज का बंदोबस्त भी मैं करूंगी। ये सुनकर उस नौजवान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे मेरी बातों का यकीन न आया। कहने लगा, मैडम आप मेरे लिए एक फरिश्ता बन गई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने उससे कहा, तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही। जिसने मुझ पर एहसान किया था मैं उसका बदला चुका रही हूँ। किसी फरिश्ता इंसान ने आज से कई साल पहले मुझ पर भी ऐसा ही एहसान किया था। मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। सर कुछ दिनों बाद उस नौजवान का वालिद भी मेरे ऑफिस में आया। उस बुजुर्ग ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की हैं। एक बेटी जिसकी मैं शादी करने जा रहा हूँ, और दूसरी बेटी जिसने अपनी छोटी बहन की शादी में मदद की, वो मेरी आंखों के सामने बैठी है। उस बुजुर्ग की आंखों में मेरे लिए प्यार और मोहब्बत देखकर मुझे अपने वालिद की याद आ गई, और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया में बेहतरीन काम लोगों की मुश्किलात कम करना और उनके काम आना। सर मैंने इन 5 नौजवानों की तालीम का जिम्मा उठाया और उन्हें IT सेक्टर में आगे बढ़ने में मदद की, और सर मैं हमेशा आपकी मशकूर रहूंगी। नहीं, मैं ये सुनकर हैरान हुआ। मैंने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारी कहानी लिख लूं। थोड़ा सा खामोश हो गई और बोली, मुझे 1 माह कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था, वरना मैं खुद लिखकर पूरी जिंदगी की बातें बताती। अब मुझे इलाज के लिए जाना पड़ता है, लिख और बोल ज्यादा नहीं सकती, इसलिए दुआ करें। मैंने कहा, तुम हमेशा से मेरी दुआओं में हो। तुम्हारी कहानी ना लिखता अगर जो तुमने गरीब और मुस्तहक बच्चों के लिए या वो ना बताया होता। तुमने एक दिए से 5 घर रोशन किए, यानी 5 खानदान। तुम वाकई एक अनमोल हीरा हो, एक अनमोल लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता, और हर वक्त तुम मेरी दुआओं में रहोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ, लोगों को तुम्हारी मेहरबानी की कहानियां सुनाता रहूंगा। आप सब पढ़ने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी अनमोल बच्ची बल्कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि खुदा उसे एक सेहतमंद और बाबरकत जिंदगी नसीब करे, और अब जिस जगह पहुंच चुकी है, यहाँ से उसकी जिंदगी एक पुरसकून और खुशहाल घरेलू आसानियों की हो। इलाही आमीन। और अल्लाह हमें किसी भी इंसान के लिए मददगार साबित कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।